हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे नाम के ऊपर। ये जो हेलो लिखा हुआ है और ये जो एल्केन्स एंड एरीन्स लिखा हुआ है, इन तीनों चीज़ों का मीनिंग क्या है। तो हेलो का मतलब है यहाँ पर एक हेलोजन होगा, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ठीक है। एल्केन्स यानी कि एल्काइल ग्रुप होगा और एरीन्स यहाँ पर बेंजीन ग्रुप होगा या फिर कोई भी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का ग्रुप होगा। ठीक है। तो जब कोई हेलोजन एल्केन्स से कनेक्टेड हो जाता है उसे हम बोलते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स यानी कि RX। और जब कोई हेलोजन एरीन से कनेक्टेड हो जाता है तब हम उसे बोलते हैं हेलो अरीन। ठीक है, सॉरी ऐसा होगा। हेलोजन बेंजीन ग्रुप या फिर अरीन ग्रुप के साथ जुड़ गया है तो इसे हम बोलेंगे हेलो अरीन या फिर एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड। सेम उसी तरह अगर एल्काइल ग्रुप हेलोजन के साथ जुड़ जाए तो उसे हम बोलेंगे हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड। राइट, क्लियर हो गया सबको। अब हम इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर जाएंगे। तो क्लासीफाई हम इसको 3 बेसिस के ऊपर कर सकते हैं। सबसे पहले होगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन, कि ये हमारा जो एल्काइल हैलाइड या फिर एराइल हैलाइड है ये कितने हेलोजन के साथ कनेक्टेड है। तो सबसे पहले आता है मोनो हेलो एल्केन। मोनो यानी कि एक, यानी कि जो हमारा हेलोजन है या फिर जो एल्काइल हैलाइड है वो एक ही हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। उसी तरह होता है डाई हेलो एल्केन। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा हेलोजन है वो दो, या फिर जो हमारा एल्काइल हैलाइड है वो दो हेलोजन के साथ कनेक्टेड होगा, जैसे कि CH2 यहाँ पर भी एक हेलोजन है, यहाँ पर भी एक हेलोजन है, X यानी कि हेलोजन। ठीक है। तो यहाँ पर एक हेलोजन था इसलिए मोनो हेलो एल्केन, यहाँ पर दो हेलोजन आ गया है इसलिए डाई हेलो एल्केन। तो ट्राई हेलो एल्केन भी ऐसा ही होगा। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई हेलो एल्केन। यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा एल्काइल हैलाइड है वो 3 हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ होगा, जैसे कि CH2 CH CH2। यहाँ पर एक हेलोजन जोड़ देते हैं, यहाँ पर एक हेलोजन और यहाँ पर एक हेलोजन। तो यहाँ पर 3 हेलोजन हो गया है, 3 हेलोजन हो गया है इसलिए ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन के ऊपर, जो कि बेस्ड है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, यानी कि जो कार्बन हम देख रहे हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो इसमें भी 3 टाइप आता है। पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, यानी कि जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है या फिर टर्शियरी कार्बन है। उसके बाद आता है B नंबर, यानी कि सेकंड क्लासिफिकेशन, जो कि है एलाइलिक हैलाइड। ये भी एलाइलिक कार्बन के ऊपर बेस्ड है। एंड नेक्स्ट आता है बेंजाइलिक हैलाइड, ऑब्वियसली बेंजीन रिंग से जब हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कनेक्टेड हुआ होगा। तो अगर आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ पर छोटा सा रिकैप करवा देता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है और हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको देखना होगा सिग्मा बॉन्ड का नंबर क्या है
और पाई बॉन्ड का नंबर क्या है। तो हमें पता है जो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ या फिर कोई भी ऑक्स और स्पीशीज़ के साथ। तो ये कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बनाता है। इन सिंगल बॉन्डों को बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और अगर कार्बन ने किसी के साथ डबल बॉन्ड बनाया है तो उसमें एक होगा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होगा पाई बॉन्ड। यानी कि पाई बॉन्ड तभी एग्जिस्ट करेगा जब यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता तो हम उसे सिग्मा बॉन्ड ही बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी सेम, ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा और ये एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। यानी कि सारे बॉन्ड अगर सिंगल हो जाए तो हम उसे बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, और अगर एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें पहला होगा सिग्मा बॉन्ड और बाकी सारे पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का नंबर क्या है, 4 सिग्मा। और हमें देखना होता है नंबर ऑफ लोन पेयर, कि लोन पेयर कितने प्रेजेंट है। तो यहाँ पर तो लोन पेयर एक भी नहीं है, तो इसीलिए हम 0 लोन पेयर कंसिडर करेंगे। तो 4 + 0 कितना होता है, 4। अगर हमारा सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम 4 आ गया तो हम बोलेंगे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। sp3 कैसे, देखो क्योंकि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी देखो टोटल स्पीशीज़ 4 ही है या फिर ऑर्बिटल 4 है, क्योंकि एक s का ऑर्बिटल और 3 p का ऑर्बिटल, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 4 ऑर्बिटल। तो इसीलिए 4 सिग्मा बॉन्ड। अगर यहाँ पर 3 आता सम तो ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। और अगर यह 2 आ गया तो ये होगा sp हाइब्रिडाइज्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप देखते हैं और क्लासिफिकेशन पर चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन था वो था बेस्ड ऑन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तब हम उसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उसमें भी पहला केस आता है जब नंबर ऑफ कार्बन के डिग्री पर, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, ये रहा। तो हमारा जो एल्काइल हैलाइड है इसमें जो हैलोजन एटम है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री पर ही हम एल्काइल हैलाइड का डिग्री को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये वाला कार्बन 1 डिग्री कब होगा, जब ये सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। यानी कि जो हमारा हैलोजन एटम है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका डिग्री क्या है। अगर वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन या फिर प्राइमरी कार्बन। और ये प्राइमरी कार्बन जिस हैलोजन से जुड़ा हुआ होगा उस कंपाउंड को हम बोलेंगे 1 डिग्री हेलोएल्केन या फिर प्राइमरी हेलोएल्केन, ठीक है। 1 डिग्री का मतलब है हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो वाला कार्बन फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी कार्बन, और अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तब क्या होगा, सेकेंडरी कार्बन, यानी कि ऐसा, ठीक है। यहाँ पर हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये R और R डैश क्या है, एल्काइल ग्रुप है ना, CH3 C2H5 ऐसे। तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड या फिर सेकेंडरी हेलो एल्केन। उसी तरह अगर हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन 3 एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड हो जाए तो उसे हम बोलेंगे टर्शियरी हेलो एल्केन या फिर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी है। डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन से भी ये रिलेटेड होता है।
उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेस्ड है वो है एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स होते क्या है, इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि एलाइलिक कार्बन क्या होता है। तो एलाइलिक कार्बन वो कार्बन होता है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का एडजेसेंट कार्बन होता है। ठीक है, एडजेसेंट होना होगा तभी तो वो sp3 होगा, क्योंकि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का ही कार्बन हो जाए तब तो ये sp2 होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड जहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ पर पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा, और जहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये तो हमने पहले ही पढ़ा है थोड़ी देर पहले। तो एलाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का एडजेसेंट कार्बन से हेलोजन हमारा अटैच्ड हो जाता है, जैसा कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X। यहाँ पर देखिए ध्यान से, हेलोजन हमारा ये रहा, ये किस कार्बन से कनेक्टेड है, इस कार्बन से, और ये वाला कार्बन किस कार्बन से कनेक्टेड है, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये, इसका एडजेसेंट कार्बन है ये, इससे कनेक्टेड है हमारा हेलोजन। तो इस कार्बन को हम बोलेंगे एलाइलिक कार्बन, और पूरे हैलाइड को हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। ये वाला कार्बन है एलाइलिक कार्बन, राइट। समझ में आ गया ना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना है। इसका C या फिर थर्ड क्लासिफिकेशन है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक यानी कि बेंजीन यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, तो हम सबसे पहले बेंजीन लिख लेते हैं। ये रहा हमारा बेंजीन। अब इससे हमें हेलोजन अटैच करना होगा। हेलोजन इस तरह से अटैच करना होगा ताकि हमारा जो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। और आप बेंजीन में देख सकते हो क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है थ्रू रेजोनेंस, तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कोई भी जगह पर परमानेंट नहीं है, ये मूव कर रहा है, यानी कि हर एक कार्बन पर डबल बॉन्ड हो सकता है, यानी कि हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन हमें तो चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसलिए हम इसके साथ पहले एक कार्बन जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये कार्बन sp3 हो गया क्योंकि ये बेंजीन रिंग से कनेक्टेड हो गया सिंगल बॉन्ड से, इससे हम हेलोजन जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये हेलोजन हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का बॉन्ड का पार्ट, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और लास्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं जो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। अब देखते हैं लास्ट क्लासिफिकेशन जो कि है बेस्ड ऑन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका पहला पार्ट है विनाइलिक हैलाइड्स। तो विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ कनेक्टेड होते हैं तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पार्ट से कनेक्टेड होगा। ये हो जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके साथ हमारा कनेक्टेड होगा हमारा हेलोजन। ठीक है, तो ये हेलोजन किस कार्बन से कनेक्टेड है, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, इसी तरह अगर हम एराइल हैलाइड्स की बात करें तो एराइल का मतलब ही होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक से आया है एराइल, एरोमेटिक यानी कि कॉन्जुगेशन होना है, पार्शियल डबल बॉन्ड का रेजोनेंस होना है, तो इस रिंग के साथ हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे हमारा हेलोजन। विनाइलिक हैलाइड्स एराइल हैलाइड्स हो सकता है, लेकिन एराइल हैलाइड्स विनाइलिक नहीं होगा, क्योंकि एराइल होने के लिए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होना चाहिए, लेकिन विनाइलिक होने के लिए सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ हेलोजन अटैच होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज की बात कर लेते हैं जो कि NCERT में डायरेक्टली दिया नहीं है, कि डाई हेलो एल्केन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है
जेम डाई हैलाइड और दूसरा है विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, ये क्या क्या होते हैं देखते हैं। पहले मैं डाई हेलो एल्केन लिख देता हूँ। डाई हेलो एल्केन यानी कि हेलोजन 2 है यहाँ पर, तो CH2 यहाँ पर हेलोजन, यहाँ पर हेलोजन। ठीक है, तो जेम डाई हैलाइड वो होगा जब दोनों हेलोजन सेम कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा, जैसा कि ये CH2 X और यहाँ पर भी X, तो यहाँ पर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे अटैच्ड है, तो इसे हम बोलेंगे जेम डाई हैलाइड। और विसिनल डाई हैलाइड वो होगा जब दोनों हेलोजन डिफरेंट या फिर अलग अलग कार्बन के साथ अटैच्ड होंगे, जैसे कि CH2 X। यहाँ पर दोनों हेलोजन दो एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट है, इसलिए हम उसे बोलेंगे विसिनल डाई हैलाइड। और इसमें दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलेंगे जेम डाई हैलाइड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इन हेलो एल्केन्स का स्टेबिलिटी क्या है, इसका सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा। तो जैसा कि हमें पता है कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ही होता है हेलो एल्केन्स या फिर हेलो एरिन्स का स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायंस में हमने देखा है कि हमारा जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है वो सबसे स्टेबल होता है, उसके बाद होता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड उसके बाद होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जो कि होता है 3 डिग्री ग्रेटर 2 डिग्री देन 1 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम मूव करते हैं नोमेनक्लेचर के ऊपर, IUPAC नोमेनक्लेचर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नोमेनक्लेचर के ऊपर जाने से पहले मैं यहाँ पर कुछ बेसिक्स आपको रिवाइज करवा देता हूँ, जैसे कि नोमेनक्लेचर करते कैसे है, इसका रूल क्या है, फॉर्मेट क्या है, और हम किस ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, किसको पहले लिखते हैं, किसको बाद में लिखते हैं, किसका सफिक्स यूज़ करना है, किसका प्रीफिक्स यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं एक बार। ऑल्दो ये 11th का टॉपिक है, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर का बेसिक रूल। तो नोमेनक्लेचर का जो बेसिक रूल होता है उसको हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा, या फिर सबसे बीच में होता है हमारा वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है, जैसे कि 1 कार्बन रहने पर होता है मिथ, 2 कार्बन रहने पर होता है ईथ, 3 कार्बन रहने पर होता है प्रॉप, 4 कार्बन पर होता है ब्यूट, 5 पर होता है पेंट, 6 पर होता है हेक्स, 7 पर होता है सेप्ट, ऐसा। ठीक है, उसके बाद राइट साइड में होता है 1 डिग्री सफिक्स, उसके बाद होता है 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, लेफ्ट साइड में होता है आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स, और उसके बाद होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब ये प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, 1 डिग्री सफिक्स क्या है, इन सारी चीज़ों का मतलब आप समझ लो। प्रीफिक्स, जो 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है वो होता है एक्स्ट्रा, जो हमारा एक्स्ट्रा चीज़ होता है, और जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, जूनियर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है कि आपका जो चेन है वो ओपन है, रिंग है कि ऐसा। वर्ड रूट का मतलब तो आपको समझा ही दिया मैंने। 1 डिग्री सफिक्स का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड कैसा है। कार्बन कार्बन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड होगा तो इन लगाएंगे, एंड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगाएंगे। उसके बाद आता है 2 डिग्री सफिक्स, जो कि होता है सीनियर फंक्शनल ग्रुप। अब ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। तो फंक्शनल ग्रुप को तो आपको पता ही है, फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होता है जो कि एक चेन या फिर एल्केन चेन के साथ जुड़कर उस कंपाउंड का प्रॉपर्टी डिसाइड करता है।
ठीक है, आपने 11th में पढ़ा होगा ये। तो अब कौन सा सीनियर होगा और कौन सा जूनियर होगा वो हम देखेंगे प्रायोरिटी से, कि किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसका प्रायोरिटी कम है। जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा उसको हम बोलेंगे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, एंड जिसका प्रायोरिटी कम होगा उसे हम बोलेंगे जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। तो देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है, ये भी आपने 11th में पढ़ा है। इसका हम डिक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं, यानी कि सीनियर से जूनियर तक फंक्शनल ग्रुप का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहला होता है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH। उसके बाद आता है सल्फोनिक ग्रुप जो है SO3H। उसके बाद आता है आपका COOR एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर R क्या है, एल्काइल ग्रुप है, जो कि CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ऐसे एल्काइल ग्रुप। उसके बाद है आपका एसाइल ग्रुप COCl, राइट। उसके बाद है आपका एमाइड ग्रुप CuNH2, NH2 यानी कि अमोनिया, इससे डिराइव होकर आया है एमाइड ग्रुप। उसके बाद आता है आपका सायानाइड ग्रुप यानी कि CN। उसके बाद आता है आपका HC डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बोनिल ग्रुप या फिर एल्डिहाइडिक ग्रुप। उसके बाद आता है आपका कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, यानी कि जो हमारा C डबल बॉन्ड O होता है वो। उसके बाद आता है आपका एल्कोहलिक ग्रुप OH, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं आपको मार्क करवा दूंगा कि कौन सा ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद आता है आपका एमीन ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप। उसके बाद आता है आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड लास्ट में आता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये है आपका प्रायोरिटी लिस्ट। सबसे प्रायोरिटी है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का यानी कि COOH, और ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद CN इम्पॉर्टेंट है, OH इम्पॉर्टेंट है, एंड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आपको याद रखना होगा कि कौन सा सीनियर है, यानी कि किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है एंड किसका प्रायोरिटी कम है, ठीक है। बेसिक रूल समझ में आ गया, प्रायोरिटी ऑर्डर भी समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चंस करने। क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चंस के थ्रू ही सबसे अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल्स IUPAC नोमेनक्लेचर के। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि मैंने NCERT बुक से भी लिए हैं कुछ, और कुछ रेफरेंस बुक से भी लिए हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल ही ये। तो नोमेनक्लेचर करने से पहले हमें सबसे पहले देखना होगा कि वहाँ पर वर्ड रूट क्या है। वर्ड रूट का मतलब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3 4 कार्बन पर प्रेजेंट है। तो अब हमें करना पड़ेगा नंबरिंग। नंबरिंग किस साइड से करें, इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसा होगा, और अगर इस साइड से करें तो 1 2 3 4 ऐसा होगा। तो नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जहाँ पर हमें फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, यानी कि फंक्शनल ग्रुप को हम जल्दी से जल्दी लिख पाए। तो अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो हम देखते हैं इस 1 नंबर कार्बन पर ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि अगर हम राइट साइड से करेंगे तो हमारा फंक्शनल ग्रुप जल्दी आ जाएगा, और अगर हम लेफ्ट से करेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, जो कि बड़ा है, लेकिन हमें कम नंबर देना है फंक्शनल ग्रुप को, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसको प्रायोरिटी देना होगा। तो हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 1 वाले कार्बन पर ब्रोमीन लगा हुआ है तो हम लिखेंगे 1। ब्रोमीन को हम ब्रोमीन नहीं लिखेंगे, ब्रोमीन को हम ब्रोमो लिखेंगे, क्लोरीन को क्लोरो लिखेंगे, आयोडीन को आयोडो लिखेंगे, एंड फ्लोरीन को फ्लोरो लिखेंगे, ऐसे, ठीक है। तो 1 पोजीशन पर ब्रोमीन लगा हुआ है तो 1 ब्रोमो हो गया। अब हमें देखना होगा 2 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स, यानी कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड कैसा है। अगर सारे सिंगल बॉन्ड होते तब हम डायरेक्ट एन लिख देते हैं लास्ट में, लेकिन यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है
2 और 3 वाले कार्बन पर, तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, कितने कार्बन प्रेजेंट है, 4, तो ब्यूट। अब डबल बॉन्ड किस पर प्रेजेंट है, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में, तो हम लिखेंगे 2 इन। एल्किन होता है ना, डबल बॉन्ड का एल्किन होता है, उस एल्किन का हम इन लिखेंगे, लास्ट वाले लेटर्स। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आप खुद से ट्राई करिए, उसके बाद ही मतलब कि सॉल्यूशन देखें। सेकेंड वाला आप खुद से ट्राई करिए, कर लिया। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। हमारे पास ये फिर से एक चेन है, नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जहाँ पर हमें फंक्शनल ग्रुप जल्दी से जल्दी मिल सके, तो ऑब्वियसली राइट साइड से करेंगे। 1 2 3 4, तो 1 ग्रुप 1 वाले कार्बन पर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो 1 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लिखेंगे वार्ट रूट। यहाँ पर भी 4 कार्बन है, तो 1 ब्रोमो ब्यूट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 कार्बन और 4 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यानी कि 3 नंबर वाला कार्बन और 4 नंबर वाला कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 1 ब्रोमो ब्यूट 3 इन, ठीक है। इनकी 3 पोजीशन पर हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ है। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एक बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। अब देखो, नंबरिंग किस साइड से करने पर हमें सब्सटीट्यूएंट या फिर जो फंक्शनल ग्रुप है वो जल्दी मिलता है। अगर हम इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 पर हमें एक क्लोरो मिल रहा है और 5 पर हमें मिथाइल ग्रुप मिल रहा है। ये CH3 क्या है, मिथाइल ग्रुप है ना, तो अगर हम इस साइड से करेंगे तो हमारा 5 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप मिलेगा, लेकिन हमें चाहिए कि मिथाइल ग्रुप हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए, तो हम इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 पोजीशन पर हमें मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, तो हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे। यानी कि ये वाला जो कार्बन है ये होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, यानी कि 1 पोजीशन पर और 4 पोजीशन पर क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है और 3 पोजीशन पर हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो अब हम किसको पहले लिखेंगे, क्लोरीन को सबसे पहले लिखेंगे या फिर मिथाइल को लिखेंगे। तो इस केस में हमें देखना पड़ेगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या बोलता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरीन सबसे पहले आएगा, क्लोरीन का C सबसे पहले आता है, या फिर मिथाइल का M सबसे पहले आता है। तो हमें पता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरीन का C सबसे पहले आता है, तो हम लिखेंगे क्लोरीन को। क्लोरीन किस किस पोजीशन पर लगा हुआ है, 1 पोजीशन पर लगा हुआ है एंड 4 पोजीशन पर लगा हुआ है, तो हम इसे लिखेंगे 1,4। 2 क्लोरीन लगा हुआ है तो उसे हम लिखेंगे डाई क्लोरो, ठीक है। 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, डाई क्लोरो। अब 2, हाँ, अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो सबसे पहले अच्छा होता, 1 2 3 4 5 6, तो हमें सब्सटीट्यूएंट को 2 पोजीशन पर मिल रहा है, तो हम ऐसे करेंगे 1,4 डाई क्लोरो, 2 पोजीशन पर मिथाइल है तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल। अब पूरे रिंग को हम लिख सकते हैं हेक्सेन, हेक्स इन, या फिर हम पूरे रिंग को बेंजीन भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर, जो कि है 1,4 डाईक्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। आप ये लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, देन हम नेचर ऑफ CX बॉन्ड नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ एक कार्बन चेन है, तो इसको अच्छे से देखो, इसका नाम क्या होगा। देखो, पहले तो ये सारे सिंगल बॉन्ड है तो किसी से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले तो अगर हम इस साइड से जाए तो ब्रोमीन को 2 नंबर में मिलेंगे, और अगर इस साइड से जाएंगे तो क्लोरीन को 2 नंबर पर मिलेंगे। तो हमें इस पर देखना होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन का B सबसे पहले आता है या फिर
क्लोरीन का C सबसे पहले आता है, तो B सबसे पहले आता है, तो हम यहाँ पर नंबरिंग करेंगे B से, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पर 2 पे ब्रोमीन आ रहा है, और तो इसे हम लिखेंगे 2, ब्रोमीन आया है तो ब्रोमो। उसके बाद हम लिखेंगे 4 पोजीशन पर हमारा क्लोरीन लगा हुआ है, तो 4 क्लोरो। डबल बॉन्ड तो नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है। कितने कार्बन है? 5, तो पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन पेंटेन, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो इसी पर एंड कर देते हैं। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछना। नेक्स्ट वीडियो हम नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।